क्या कभी किसी ने इस बात पर गौर किया है कि दुनिया की कुल कमाई का 96% हिस्सा सिर्फ 1% आबादी के पास है? मतलब सुनकर लगता है ना कि ये तो बस किस्मत का खेल है। हाँ, अक्सर लोग यही मानते हैं। बिल्कुल। या कोई बहुत बड़ा इत्तेफाक लगता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये कोई इत्तेफाक हो ही ना? क्या ये संभव है कि इतिहास के सबसे सफल और महान लोग किसी ऐसे सिद्धांत को जानते हों जिससे दुनिया की बाकी आबादी पूरी तरह अनजान है? ये सवाल बहुत ही गहरा है ना? तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी ही थ्योरी और स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये रहस्य क्या है, बल्कि इसके पीछे के विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स और इंसानी दिमाग के काम करने के तरीकों को भी डिकोड करेंगे। और मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगी कि इस पूरी थ्योरी का जो मूल आधार है वो एक बहुत ही सीधा सा नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। मतलब जो हम सोचते हैं वो हम आकर्षित करते हैं, राइट? बिल्कुल। सरल शब्दों में कहें तो हर इंसान एक चलते फिरते चुंबक की तरह है। हम जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं उसे अपनी जिंदगी में खींच लेते हैं। लेकिन इस थ्योरी का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो विचारों को महज सोच तक सीमित नहीं रखता। तो फिर ये सोच से आगे कैसे जाता है? ये दावा करता है कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती है। जैसे कोई रेडियो स्टेशन होता है ना, अगर किसी के दिमाग में बार बार एक ही छवि बन रही है, चाहे वो कोई नई कंपनी खड़ी करने की हो या किसी खास तरह की जिंदगी जीने की, तो वो इंसान उस फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। हाँ, वो इंसान लगातार ब्रह्मांड में एक खास फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है और समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। और ये फ्रीक्वेंसी वाली बात ही ना इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा मजेदार बनाती है। मतलब अगर हम लगातार उस सिग्नल को भेज रहे हैं तो वो सिग्नल उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों को हमारी ओर खींचने लगता है। सही कहा। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। लोग अक्सर उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। मतलब जैसे मुझे कर्ज नहीं चाहिए, या मैं इस ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहता, या मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए। बिल्कुल, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ये नियम किसी भी नकारात्मक शब्द को प्रोसेस नहीं कर पाता। अच्छा, मतलब वो नहीं को सुनता ही नहीं है? एकदम सही। जब कोई सोचता है मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए, तो आकर्षण का सिद्धांत नहीं शब्द को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। उसे सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, बीमारी। बाप रे। हाँ, और फिर वो उसी चीज को इंसान की जिंदगी में मैनिफेस्ट करने लगता है। ये नियम गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है। गुरुत्वाकर्षण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गिरने वाला इंसान अच्छा है या बुरा, वो बस अपना काम करता है। सोचिए, हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल एक इंटरनेट सर्च इंजन की तरह है। अगर कोई गूगल के सर्च बार में टाइप करे मुझे बीमारी नहीं चाहिए, तो क्या होगा? वो बीमारी के ही रिजल्ट्स दिखाएगा। बिल्कुल। सर्च इंजन नहीं को हटाकर बीमारी शब्द को पकड़ लेगा और स्क्रीन पर दुनिया भर की बीमारियों के लक्षण, दवाइयां और खौफनाक आर्टिकल्स दिखा देगा। ब्रह्मांड का एल्गोरिदम भी बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। और ये सर्च इंजन वाला लॉजिक ये भी समझाता है कि क्यों जो इंसान हमेशा शिकायत करता रहता है उसकी जिंदगी में शिकायत करने की और ज्यादा वजह पैदा होती रहती हैं। हाँ, वो उसी लूप में फंस जाता है। पर एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ी व्यावहारिक दिक्कत है। मतलब विज्ञान कहता है कि एक आम इंसान के दिमाग में दिन भर में लगभग 60,000 विचार आते हैं। जी, 60,000 से भी ज्यादा। अब कोई भी इंसान 60,000 विचारों पर तो पहरा नहीं बिठा सकता। कोई पागल हो जाएगा अगर वो हर सेकंड अपने विचारों को मॉनिटर करने बैठे कि अरे मैंने कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच लिया। तो फिर इस चीज को असल जिंदगी में कंट्रोल कैसे किया जाए? 60,000 विचारों को कंट्रोल करना वाकई नामुमकिन है, मैं मानती हूँ। और इसीलिए इस स्रोत में भावनाओं या इमोशंस को एक इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम की तरह बताया गया है। नेविगेशन सिस्टम मतलब जीपीएस की तरह? हाँ, बिल्कुल, एक जीपीएस की तरह। हमारे एहसास हमें तुरंत बता देते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बुरा एहसास जैसे गिल्ट, पछतावा, गुस्सा या डर, ये शरीर में एक अलार्म की तरह बजते हैं जो बताते हैं कि फिलहाल गलत फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट हो रही है। सही कहा। और इसके ठीक उलट खुशी, उमंग और कृतज्ञता जैसे अच्छे एहसास ये कंफर्म करते हैं कि फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है और अच्छी चीजें रास्ते में हैं। मतलब सारा खेल इस बात का है कि इंसान अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। बिल्कुल।
और इसी फीलिंग्स वाले हिस्से को काम में लेने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में बांटा गया है। पहला, मांगना यानी आस्क। दूसरा, विश्वास करना यानी बिलीव। और तीसरा, पाना यानी रिसीव। जी। और इस स्रोत में इस पूरी प्रक्रिया को अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी से जोड़ा गया है। ब्रह्मांड उस जिन की तरह है जो बस एक ही लाइन बोलता है, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। लेकिन इन 3 स्टेप्स में ना मुझे लगता है जो दूसरा और तीसरा स्टेप है वो थोड़ा पेचीदा है। कैसे? देखिए, मांगना तो बहुत आसान है, हर किसी को पता है कि उसे क्या चाहिए। लेकिन विश्वास करने का मतलब है उस स्तर का अटूट भरोसा होना कि मांगी हुई चीज मिल चुकी है, मतलब कोई शक ही ना हो। हाँ, और पाना या रिसीव करने का मतलब कोई फिजिकल डिलीवरी लेना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है उस खुशी और एक्साइटमेंट को आज इसी पल महसूस करना जो उस चीज के मिलने के बाद होती। ये वो फीलिंग है जो इंसान को सही फ्रीक्वेंसी पर लॉक कर देती है। पर यहां मैं थोड़ा असहमत हूं, या कहूं कि एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाना चाहता हूं। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी इंसान की मेज पर कर्ज के ढेरों बिल पड़े हैं, बैंक वालों के फोन आ रहे हैं, तो क्या वो इंसान बस आंखें बंद कर ले और नाटक करे कि वो बिल है ही नहीं? ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब क्या एक फर्जी स्माइल के साथ खुश होने का दिखावा करना खुद को बेवकूफ बनाना नहीं है? हकीकत तो यह है कि बिल चुकाने पड़ेंगे। देखिए, ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो इस थ्योरी को गहराई से समझता है। इसका जवाब ये है कि हकीकत से भागना या बिलों को इग्नोर करना कोई समाधान नहीं है। तो फिर वो क्या करे? यहाँ फोकस शिफ्ट करने की बात हो रही है। अगर उस इंसान का 24 घंटे ध्यान सिर्फ कर्ज और उससे पैदा होने वाले तनाव पर रहेगा, तो वो पैनिक करेगा, गलत फैसले लेगा और कर्ज में डूब जाएगा। क्योंकि वो कर्ज की फ्रीक्वेंसी पे है। बिल्कुल, उसे उन बिलों को चुकाने का एक व्यावहारिक प्लान बनाना है, लेकिन अपना मानसिक फोकस कर्ज से हटाकर समाधान और समृद्धि पर ले जाना है, क्योंकि जहां ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं बहती है। यार, ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। मतलब समस्या को नकारना नहीं है, बल्कि इस समस्या की जगह समाधान को अपनी ऊर्जा देनी है। एकदम सही। अब सवाल ये आता है कि दिमाग को इस तरह से ट्रेन कैसे किया जाए, क्योंकि हम इंसानों की आदत होती है नेगेटिव चीजों पे जल्दी फोकस करने की। यहीं पर विजुअलाइजेशन की तकनीक सामने आती है और इसके पीछे बहुत ही ठोस विज्ञान भी है। जैसे वो 1980 और 90 के दशक में ओलंपिक खिलाड़ियों पर जो प्रयोग हुए थे। हाँ, विजुअल मोटर रिहर्सल नाम का प्रयोग। वो प्रयोग इस पूरी थ्योरी की वैज्ञानिक नींव को साबित करता है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। उसमें एथलीट्स को दौड़ने से मना किया गया था ना? जी। जब ओलंपिक एथलीट्स को कुछ एडवांस बायोफीडबैक मशीनों से जोड़ा गया, तो उनसे कहा गया कि वे ट्रैक पर ना दौड़ें, बल्कि सिर्फ आंखें बंद करके अपने दिमाग में अपनी रेस दौड़ने की कल्पना करें। और नतीजे क्या थे? नतीजे चौंकाने वाले थे। मशीनों ने रिकॉर्ड किया कि एथलीट्स की मांसपेशियां उसी क्रम में बिल्कुल उसी तरह से प्रतिक्रिया कर रही थीं जैसे वे सचमुच मैदान पर दौड़ रहे हों। दिमाग असली और काल्पनिक चीजों में फर्क नहीं कर पाता। अरे वाह! ये तो ऐसा है जैसे इंसानी दिमाग ने कोई बहुत ही एडवांस वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर हेडसेट पहन लिया हो। वीआर हेडसेट। हाँ, देखिए, जब कोई इंसान वो वीआर हेडसेट पहनकर किसी आभासी पहाड़ से कूदता है, तो उसके शरीर को सच में पसीना आ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दिमाग ये फर्क ही नहीं कर पाता कि बाहर सच में क्या हो रहा है और क्या सिर्फ एक कल्पना है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और हमारा शरीर उसी कल्पना के आधार पर हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। जब कोई पूरी शिद्दत और एहसास के साथ किसी स्थिति की कल्पना करता है, तो शरीर के न्यूरल पाथवे उसी वास्तविकता को जीने लगते हैं। और इसी के साथ एक और बहुत ही शक्तिशाली टूल है जिसका जिक्र इस चर्चा में बार बार आता है, कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड। शिकायतें इंसान को पीछे धकेलती हैं। जी, और ग्रैटिट्यूड पर तो स्रोत में एक बहुत ही कमाल की कहानी दी गई है, एक एहसानमंद पत्थर यानी ग्रैटिट्यूड रॉक की कहानी। वो कहानी बहुत दिलचस्प है। सुनने वालों के लिए मैं थोड़ा बता दूं। एक आदमी को कहीं से एक मामूली सा पत्थर मिलता है। वो उसे अपनी जेब में रख लेता है और नियम बनाता है कि जब भी उसका हाथ उस पत्थर पर जाएगा, वो किसी ना किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होगा। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसके दोस्त का बेटा साउथ अफ्रीका में हेपेटाइटिस जैसी लाइलाज बीमारी से मरने की कगार पर है। वो आदमी वो पत्थर साउथ अफ्रीका भेज देता है और हैरानी की बात देखिए, सिर्फ उस पत्थर के जरिए लगातार कृतज्ञता जताने से वो लड़का पूरी तरह ठीक हो गया। बिल्कुल चमत्कार जैसा लगता है। हाँ,
और बाद में उन्होंने ऐसे ही पत्थर 10-10 डॉलर में बेचे, जिसका सारा पैसा चैरिटी में गया। लेकिन एक मामूली पत्थर ने किसी की जान कैसे बचा ली? देखिए, यही पर हमें ये समझना होगा कि पत्थर में कोई जादू नहीं था। जादू उस पत्थर के जरिए दिमाग में हो रहे पैटर्न इंटरप्ट में था। पैटर्न इंटरप्ट मतलब दिमाग के सोचने का तरीका बदलना। हाँ, जब कोई परिवार का सदस्य गंभीर रूप से बीमार होता है तो पूरा परिवार डर, तनाव और निराशा की फ्रीक्वेंसी में होता है। वो पत्थर सिर्फ एक ट्रिगर था जिसने उनके दिमाग को डर से हटाकर कृतज्ञता और उम्मीद पर शिफ्ट कर दिया। और इसका मेडिकल असर भी होता है ना? बिल्कुल। मेडिकल साइंस भी मानता है कि जब इंसान तनाव मुक्त होता है और सकारात्मक महसूस करता है तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की क्षमता अपने चरम पर काम करने लगती है। ये शरीर का अपना सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है। मतलब फोकस बदलने से शरीर का पूरा केमिकल बैलेंस ही बदल जाता है। ये तो सचमुच चमत्कार है। और अगर हम वास्तविक जीवन के चमत्कारों की बात करें तो इस स्रोत में दौलत कमाने के भी बहुत ही दिलचस्प उदाहरण मौजूद हैं। वो जैक कैनफील्ड का किस्सा। मशहूर लेखक जैक कैनफील्ड। उन्होंने तय किया कि उन्हें 1 साल में $1 लाख कमाने हैं। इसके लिए उन्होंने $1 लाख का एक फर्जी नोट बनाया और अपनी छत पर चिपका दिया ताकि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले उन्हें वही दिखे। तो क्या बस नोट चिपकाने से पैसे आ गए? नहीं, जैक कैनफील्ड की कहानी इसलिए अहम है क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्शन वाले हिस्से को समझाती है। ऐसा नहीं हुआ कि आसमान से पैसों की बारिश हो गई। जब वो लगातार उस लक्ष्य को विजुअलाइज कर रहे थे तो उनका दिमाग अवसरों को लेकर सतर्क हो गया। मतलब दिमाग ने रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए। हाँ, एक दिन नहाते वक्त अचानक उन्हें एक आइडिया आया। अगर मैं अपनी लिखी किताब की 4 लाख प्रतियां बेच दूं तो मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। फिर वो एक सुपरमार्केट गए। वहां उन्होंने नेशनल इंक्वायरर नाम की एक मैगजीन देखी और उन्हें लगा कि अगर इस मैगजीन में उनका इंटरव्यू छप जाए तो उनकी किताब बिक सकती है। बिल्कुल। और फिर उन्होंने उस इंटरव्यू को सच में अंजाम दिया, जिसके जरिए उस साल उन्होंने $92,000 से ज्यादा की कमाई की, जो कि उनके $1 लाख के लक्ष्य के बहुत करीब था। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रोसेस ने उन्हें इतना कॉन्फिडेंस दिया कि बाद में जब उनकी मशहूर किताब चिकन सूप फॉर द सोल छपी तो उन्हें इसके लिए $10 लाख का रॉयल्टी चेक मिला। यही बात है, ब्रह्मांड आपको रातों रात सूटकेस भरकर पैसे नहीं देता, बल्कि वो आपको ऐसे आइडियाज और परिस्थितियां देता है जिन पर आपको एक्शन लेना होता है। इसे इंस्पायर्ड एक्शन कहते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन, क्या बात है। और सेहत के मोर्चे पर भी ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले उदाहरण हैं। 10 मार्च 1981 की वो घटना जब एक इंसान का प्लेन क्रैश हो गया। हाँ, वो कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह कुचल गई थी, फेफड़े काम नहीं कर रहे थे, वो बिस्तर पर पड़ा था, सिर्फ पल के झपका सकता था। डॉक्टरों ने मान लिया था कि वो इंसान जीवन भर ऐसी ही मशीन बनकर रहेगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। उस आदमी ने अपने दिमाग में एक साफ तस्वीर बनाई, इस साल क्रिसमस के दिन मैं अपने पैरों पर चलकर इस अस्पताल से बाहर निकलूंगा। और उसने ठीक 8 महीने बाद अपनी इसी इच्छा शक्ति के दम पर ऐसा कर दिखाया। इस तरह की कहानियां मेडिकल साइंस के लिए भी किसी अजूबे से कम नहीं है जी। ऐसे ही स्रोत में एक और महिला की कहानी है जिसे 23 नवंबर को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था। और उसने बिना कीमोथेरेपी के खुद को ठीक कर लिया। हाँ, आमतौर पर कैंसर का नाम सुनते ही इंसान डर से आधा मर जाता है, लेकिन उस महिला ने एक अलग रास्ता चुना। उसने अपने मन में ये गहरी आस्था बना ली कि वो पहले से ही पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। तो उसने अपना इलाज कैसे किया? उसने कीमोथेरेपी या रेडिएशन का रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय उसने खुद को हर तरह के तनाव से दूर कर लिया और सिर्फ कॉमेडी फिल्में देखकर खूब हंसी। और मात्र 3 महीने बाद बिना किसी भारी मेडिकल ट्रीटमेंट के उसके शरीर से कैंसर गायब हो गया। ये तो पागलपन की हद तक अमेजिंग है। मतलब हंसने और तनाव मुक्त रहने से शरीर ने खुद ही कैंसर सेल्स को मार दिया। जी, क्योंकि वो सही फ्रीक्वेंसी पे थी। अब अगर रिश्तों और संघर्ष की बात करें तो वहां भी ये थियरी बहुत काम की नजर आती है। रॉबर्ट नाम के एक गे छात्र का किस्सा है जिसे हर जगह परेशान किया जाता था। हाँ, लोग उसे चिढ़ाते थे, सड़क पर ताने मारते थे। वो हर वक्त डरा सहमा रहता था और सिर्फ उसी उत्पीड़न के बारे में सोचता रहता था। और जब तक वो उस उत्पीड़न के बारे में सोचता रहा,
वो अपनी जिंदगी में और ज्यादा ऐसे लोगों को आकर्षित करता रहा जो उसे परेशान करें। लेकिन जैसे ही उसने ये रहस्य समझा, उसने अपना पूरा फोकस बदल दिया। उसने फोकस कहाँ लगाया? उसने उस उत्पीड़न से ध्यान हटाकर अपने स्टैंड अप कॉमेडी के शौक पर फोकस किया। और कुछ ही हफ्तों में एक जादुई बदलाव आया। जो लोग उसे ऑफिस में परेशान करते थे, उनका या तो ट्रांसफर हो गया या वो काम छोड़कर चले गए। और सड़क पर उसे ताने मारने वाले? वो लोग अचानक दिखना बंद हो गए। क्योंकि उसने परेशान होने वाली फ्रीक्वेंसी से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया था। और इस डिस्कनेक्ट होने वाली बात से मुझे मदर टेरेसा का एक बहुत ही गहरा नजरिया याद आ रहा है। जो उन्होंने युद्ध के बारे में कहा था। हाँ, उन्होंने एक बार कहा था, मैं किसी भी युद्ध विरोधी रैली में कभी नहीं जाऊंगी। अगर आप शांति के समर्थन में कोई रैली कर रहे हैं तो मुझे बुलाइए। ये बहुत ही अजीब लगता है सुनने में। पर ये बहुत गहरी बात है। वही तो। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि हमें आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ या बीमारियों के खिलाफ जंग लड़नी है। तो क्या मदर टेरेसा के नजरिए से देखा जाए तो हमारा ये खिलाफ वाला संघर्ष ही इस दुनिया में और ज्यादा अशांति पैदा कर रहा है? ये मदर टेरेसा की बहुत ही गहरी समझ थी। जब हम किसी चीज के खिलाफ लड़ते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी नकारात्मक चीज पर होता है। जैसे ड्रग्स के खिलाफ जंग। बिल्कुल, ड्रग्स के खिलाफ जंग का मतलब है कि समाज का पूरा ध्यान ड्रग्स पर केंद्रित है। गरीबी के खिलाफ जंग में सारा फोकस गरीबी पर है। और नियम ये कहता है कि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे वो चीज बढ़ेगी। तो समाधान क्या है? मदर टेरेसा ये जानती थीं कि अगर युद्ध खत्म करना है तो युद्ध पर बात करना बंद करके शांति के विचारों को ऊर्जा देनी होगी। समस्या से लड़ने से बेहतर है कि समाधान का निर्माण किया जाए। ये तो नजरिया ही पलट देने वाली बात है। अब इस चर्चा के सबसे गहरे और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से में उतरते हैं। क्वांटम फिजिक्स और प्रचुरता का सच, यानी अबंडेंस। जी, ये इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू है। अगर हम खुद को एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें तो हम क्या हैं? हम कोई सिर्फ हड्डी मांस के पुतले नहीं हैं। हम सब असल में ऊर्जा या एनर्जी का एक क्षेत्र हैं। क्वांटम भौतिकी का भी यही मानना है कि दुनिया में हर चीज ऊर्जा है। इंसान एक ऊर्जा का क्षेत्र है जो ब्रह्मांड के बड़े ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा है। ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न नष्ट की जा सकती है। ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। हाँ, और इसी विज्ञान के आधार पर श्रुत ने दुनिया के सबसे बड़े झूठ को बेनकाब किया है, और वो झूठ है अभाव, यानी स्केर्सिटी। ये एक वायरस की तरह है जो लोगों को डराता है। अभाव का झूठ मतलब ये जो हमेशा कहा जाता है कि दुनिया में संसाधन कम है, पानी कम है, पैसा कम है। सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड में हर किसी के लिए पर्याप्त से बहुत ज्यादा प्यार, खुशी और संसाधन मौजूद हैं। हम अपने जीवन के शिल्पकार खुद हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो मेरे दिमाग में एक शंका आ रही है। कैसी शंका? अगर दुनिया का हर इंसान ये रहस्य जान ले और सभी एक साथ ब्रह्मांड रूपी जिनसे चीजें मांगने लगें, कोई कहे मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, कोई कहे मुझे महल चाहिए, तो क्या दुनिया के सारे संसाधन खत्म नहीं हो जाएंगे? क्या लूट नहीं मच जाएगी? ये एक बहुत ही आम सवाल है जो किसी के भी मन में आ सकता है, लेकिन इसे स्रोतों के आधार पर समझना होगा। सबकी चाहत एक जैसी नहीं होती। मतलब सबको एक ही चीज नहीं चाहिए? बिल्कुल। दुनिया के हर इंसान को एक जैसी कार नहीं चाहिए, हर किसी को एक जैसा जीवन साथी या एक जैसे कपड़े नहीं चाहिए। हम सबकी चाहतें अलग हैं। और दूसरी बात, सृष्टि अनंत है। जरूरत पड़ने पर नए संसाधन अपने आप प्रकट हो जाते हैं। क्या बात है! और एक और अहम बात स्रोत में बताई गई है, 85% परिवारों में झगड़े होते हैं, कुछ ना कुछ उथल-पुथल रहती है। इसलिए अपने अतीत को दोष देना बंद करना होगा। जैसे टूटे हुए परिवार, गरीबी या डिस्लेक्सिया जैसी चीजें। हाँ, इन सबको बहाना नहीं बनाया जा सकता। इंसान अपनी दिमागी क्षमता का केवल 5% ही इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो बताया गया है कि इंसान का शरीर और हालात सिर्फ उसके अतीत के विचारों का नतीजा हैं। कलम इंसान के अपने हाथ में है और वो अपने भाग्य का विधाता खुद है। और खुशी महसूस करना ही कामयाबी का सबसे बड़ा ईंधन है। बिल्कुल। अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और उत्तेजक विचार छोड़ के जाना चाहता हूं, जो स्रोत से प्रेरित जरूर है पर सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। जरा सोचिएगा। विज्ञान कहता है कि हम ऊर्जा के बने हैं और हमारे विचार
वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तो जरा सोचिए, जब दुनिया भर के करोड़ों लोग हर सुबह उठकर एक साथ न्यूज़ चैनलों पर डर, युद्ध और संकट की खबरें देखते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? तो वो अनजाने में मिलकर किस तरह की दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। वो उसी डर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आज सिर्फ कुछ हजार लोग ही सही एक साथ अपनी ऊर्जा, कृतज्ञता और शांति पर केंद्रित कर दें, तो क्या ये दुनिया रातों रात नहीं बदल जाएगी? ये वाकई में विचार करने लायक बात है। ये सचमुच एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जिस पर हर किसी को गहराई से सोचना चाहिए। तो स्रोतों के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज का ये डीप डाइव आपके सोचने का नजरिया जरूर बदलेगा। मिलते हैं अगली चर्चा में।